बुरा भला चैनल से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज प्रेमचंद जयंती है। आज ही के दिन 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हिंदी और उर्दू के मशहूर अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। उर्दू की मशहूर अफसाना निगार रशीद जहां साहिबा ने प्रेमचंद के ऊपर एक बहुत ही दिलचस्प संस्मरण लिखा है, जिसका उन्वान यानी शीर्षक है मुंशी प्रेमचंद से हमारी मुलाकात। यह संस्मरण पहली बार 1936 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी की महत्वपूर्ण पत्रिका वर्तमान साहित्य ने अगस्त 2004 में इस संस्मरण को पुनः प्रकाशित किया था। तो आज प्रेमचंद जयंती के अवसर पर प्रस्तुत है रशीद जहां साहिबा का लिखा हुआ संस्मरण मुंशी प्रेमचंद से हमारी मुलाकात। दुनिया में शायद ही कोई ज्ञान का प्रेमी ऐसा होगा जो अपने प्रिय लेखकों से मिलने का इच्छुक ना हो। एक ज़माने में जब मैं कॉलेज में दाखिल हुई तो मुझ पर टैगोर का बहुत रौब था। मुझे टैगोर को दूर से देखकर उतनी ही खुशी हुई थी जितनी कि एक पुजारी को मूर्ति देखकर होती है। अभी तक याद है कि मेरे दोनों कानों में फुंसियाँ थीं और चेहरे के इर्द गिर्द पट्टियाँ बंधी हुई थी और एक शब्द लेक्चर का मैं सुन ना सकी थी। टैगोर की सूरत देखकर वही खुशी हुई थी जैसे ही कोई भारी इम्तिहान पास कर लिया हो। इससे 10 गुना ज़्यादा मुझे मुंशी प्रेमचंद से मिलने का शौक था। बचपन में उनके नाम से परिचित थे, लेकिन इस साल से पहले कभी उनसे मिलने का इत्तेफाक ना हुआ था। मैं जनवरी 1936 में पहली बार उनसे इलाहाबाद में मिली। एक छोटी सी मीटिंग सज्जाद ज़हीर ने अपने घर पर प्रगतिशील लेखकों का संघ स्थापित करने से पहले की थी। वह संघ की स्थापना करने से पहले उसकी ऊंच नीच पर बहस करना चाहते थे। उस मीटिंग में मुंशी दया नारायण निगम, संपादक ज़माना, मौलवी अब्दुल हक साहब और मुंशी प्रेमचंद साहब मौजूद थे। प्रेमचंद की वह शक्ल अभी तक मेरी नज़रों में है। लंबी बड़ी बड़ी मूछें और उन मूछों के पीछे कोमल दयालु चेहरा और साथ होठों पर हंसी। यह मीटिंग बिल्कुल अनौपचारिक थी, लिहाजा उसमें हंसी मजाक भी होता जाता था। सज्जाद ज़हीर ने एक कॉन्फ्रेंस करने का ख्याल भी जाहिर किया और मुंशी जी को कहा कि सदारत आपको करनी पड़ेगी। उस करनी पड़ेगी पर उन्हें बहुत हंसी आई। मौलवी अब्दुल हक साहब पर उनकी बला टालने लगे। एक खास फैसला अभी नहीं हुआ था कि बात बदल गई। दया नारायण निगम साहब एक पब्लिशिंग हाउस खोलने की बातें करने लगे। फिर मुंशी जी और दया नारायण निगम में उर्दू हिंदी की बातें होने लगी और मुंशी जी ने बताया कि उन्हें लाहौर में हिंदी कॉन्फ्रेंस की सदारत करनी है। मुझे यह याद नहीं कि किस सिलसिले में दया नारायण निगम साहब बोले, तुम तो गोरक्षा के कॉन्फ्रेंस भी होगी तो सदारत कर आओगे, ना नहीं कर सकोगे। जवाब में प्रेमचंद जी ने एक जोर का कहकहा मारा और बराबर हंसते चले गए, यहाँ तक कि उनकी आंखों में आंसू बहने लगे और सब भी उनकी बेखास्ता हंसी में शरीक हुए बगैर ना रह सके। और प्रेमचंद जी ने बमुश्किल इतना कहा कि अभी यह नौबत नहीं पहुँचे। दया नारायण निगम साहब, जो खामोशी से प्रेमचंद जी की हंसी को देख रहे थे, जवाब पाकर हंस पड़े और आपस में पुरानी बातें होने लगी। उनकी इस बेख्तियार और दिल खुशी हंसी ने मुझे उनका बेहद मद्दा बना दिया। पिछले मार्च मैं और सज्जाद ज़हीर ने, जो हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं, मुझे लिखा कि बात पक्की हो गई है। प्रगतिशील लेखकों की पहली कॉन्फ्रेंस जो अप्रैल में होगी, उसकी सदारत का वादा मुंशी प्रेमचंद ने कर लिया है। मैं हफ्ते भर पहले लखनऊ जाऊंगा और तुम दोनों भी आना, क्योंकि इंतज़ाम करना होगा। मुझे मुंशी प्रेमचंद के सदर बनने से ज़्यादा उनसे फिर मिलने के ख्याल से खुशी हो रही थी। मैं यह
मालूम करना चाहती थी कि यह इंसान जो सीधी सादी तरह इतनी कठिन बातें कह जाता है वह है क्या। घंटे भर की मुलाकात में मैं कोई अंदाज़ा ना लगा सकी थी, इसलिए फिर मिलने की इच्छा थी। हफ्ता भर पहले ना सज्जाद ज़हीर लखनऊ आ सके न हम। लखनऊ में सज्जाद ज़हीर के घर में 15 के करीब मेहमान ठहरे हुए थे और बाकी जो डेलीगेट आए थे उनके लिए हमें इधर उधर भागना पड़ता था। सज्जाद ज़हीर मैं दोस्तों के पोस्टर चिपकाते फिर रहे थे। कॉन्फ्रेंस में एक दिन रह गया तो हमें मुश्किल से एक हॉल दिन भर के लिए मिला। गर्जे की इस जल्दी में सब कुछ हुआ, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के आने की कोई इत्तला ना मिली। हम सब परेशान थे कि क्या क्या हो गया, कहीं मुंशी जी की तबीयत तो नहीं खराब हो गई, या और कुछ ऐसा ज़रूरी काम तो नहीं आ पड़ा कि वो नहीं आ सकेंगे। हम सब दोपहर का खाना खाकर इसी पर बहस कर रहे थे कि तार अभी भेजें कि कुछ देर और इंतज़ार करें। अभी और इंतज़ार किया जाए यह फैसला हुआ। सज्जाद ज़हीर किसी काम से बाहर निकले और वापस जो आए तो एक मंझोले कद का खद्दर पोश उनके साथ था। कॉन्फ्रेंस हो रही थी, खद्दर पोशों की कमी नहीं थी। फिर एकदम उनको पहचान कर हम सब खुश हो गए। प्रेमचंद इतना बड़ा होकर हमारी कॉन्फ्रेंस का सदर इस तरह बेवक्त और बग़ैर कहे आने पर क्षमा मांग रहा था जैसे कोई बग़ैर इजाज़त घुस आया हो। हमारी खुशी की कोई इंतहा न थी। मुझे फ़ौरन मेरे कमरे से निकाला गया और सदर को वह कमरा मिला। जब मेरा असबाब हटाया जा रहा था, मुंशी जी को बेहद बुरा लग रहा था। मुझे इतनी तकलीफ़ उनकी वजह से हो रही है और इस बात का यकीन दिलाने पर कि तुम्हारा कमरा भी उतना ही अच्छा है, वह राजी हुए और वहाँ से मुझे अपनी चीज़ें हटाने दी। मालूम हुआ कि आपने एक ख़त अपने आने के बारे में लिखा था, लेकिन यह हमें मिला ही नहीं। मुंशी प्रेमचंद के नाम से हिंदुस्तान का कोना कोना परिचित था और लोग मिन्नतें खुशामदें करके बुलाते थे। बगैर किसी शिकायत या गुस्सा के आते ही ऐसे खुश हो गए कि जैसे कोई बात ही गैर मामूली ना हुई हो। हम लोगों को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि प्रेमचंद जी आए और उन्हें कोई स्टेशन पर ना मिले। साथ ही यह बात भी याद आई कि एक और साहब जो बहैसियत डेलीगेट आए थे, वह किसी को स्टेशन पर ना पाकर बहुत खफा हुए और कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। हमें इत्तला मिली कि वह किसी दोस्त के यहाँ रूठे बैठे हैं। अगर सज्जाद ज़हीर या हम में से कोई और जाकर उनसे माफ़ी मांग ले तो वह आ जाए। क्या फ़र्क था मुंशी प्रेमचंद में और दूसरे इंसानों में। ठहरने की जगह पर पहुंचकर आपने बिल्कुल आराम नहीं किया और बैठकर कॉन्फ्रेंस के बारे में बातें करने लगे। जब मालूम हुआ कि मैं और हाजरा बेगम कुर्सियां ढूंढ रहे थे तो बहुत हंसे और कहने लगे, अरे भाई सज्जाद ज़हीर, यह नई और पुरानी तहजीब में फ़र्क क्या है। तब भी औरतों की मुसीबत थी और अब भी औरतों की मुसीबत। उन्हें बताया गया कि मर्द पोस्टर चिपकाते फिर रहे थे, इधर उधर डेलीगेटों की खोज खबर ले रहे थे और भाग दौड़ का काम कर रहे थे। छेड़ने के लिए कहने लगे कि तभी कोई स्टेशन नहीं गया कि फुर्सत ही न थी। उस दिन शाम को हम लोगों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आप भी किसी से कम न थे। हर किस्म की साहित्यिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बहस में गर्मजोशी से दाखिल होते थे। अपनी बुजुर्गी और इल्मियत का कोई गरूर उनमें नहीं था। हमसे बराबर वालों की सी बातें करते रहे। उनके दिमाग और ख़यालों में तजुर्बों के साथ जवानों का जो जोश और तरोताज़गी थी, और कौन कह सकता था कि यह उम्रदराज शख्स, और यही वजह थी कि हम खुलकर उनसे बातें कर सकते थे। खाने के बाद धोती कुर्ते में आराम से सोफे पर बैठकर अपना घुटना हिलाने लगे। जब वह कोई बात दिलचस्पी से कह रहे हों
और बहस में बिल्कुल डूबे हों तो मैं देखती थी घुटने पर घुटना रखकर हिलाने लगते थे। अगर बहस जोश की हो तो घुटना जल्दी हिलता था और जो मामूली बातें हों तो आहिस्ता आहिस्ता। मुंशी जी बहुत जल्दी घुल मिल जाते थे और जल्द ही हमें ऐसा लगने लगा कि कोई और शख्स हमारे दरमियान नहीं है बल्कि हमारी उम्र का दोस्त हमारे पास बैठा है। घुल मिल जाने के बाद ऐसी लाजवाब खासियत प्रेमचंद में थी कि हर एक को अपना गिरविदा कर देती थी। शाम को एक और साहब दिल्ली से आ गए। वो हमारे डेलीगेट नहीं थे, मुंशी प्रेमचंद की सदारत का सुनकर आ गए थे और जगह की तंगी के सबब उन्हें मुंशी जी ने अपने कमरे में ही जगह दी थी। घड़ी घड़ी हमारा मैनिफेस्टो पढ़ते थे और कोई एक दो लफ्ज़ ऐसे थे जिनसे उन्हें मतभेद था। तब उनकी और हमारी बहस हुई तो मुंशी जी अपनी आदत के मुताबिक सिगरेट पीते जाते थे और हिलते जाते थे। सब बहस सुनकर बाद में बोले, अरे भाई, अगर काम करना है तो चंद लफ्ज़ों के उलट फेर पर लड़ना फिजूल है। नीयत अच्छी चाहिए। जहाँ मौका हो और जितना कर सको करो। ऐसे बहस और मुबाहिसों से कुछ हासिल नहीं होता सिवाय इसके कि फ़िरकाबाजी बढ़े। उनके बात कहने के ढंग से, उनके इस तरह आ जाने से उनकी हर बात से यही टपकता था कि लफ्ज़ उन्होंने अपनी बुजुर्गियत जताने को नहीं कही थी बल्कि जितना भी और जहाँ भी मुल्क के फ़ायदे के लिए हो सकता था करते थे। दूसरे दिन हमारी कॉन्फ्रेंस थी। कहीं से एक मोटर हमने अपने प्रेसिडेंट के लिए मुहैया कराई और वह 10 बजे कॉन्फ्रेंस में आए। इस बात से बहुत खुश हुए कि हार फूल गीत और फिजूल की तारीफ़ों और तकरीरों में जो घंटे भर ले लेती हैं हमारे यहाँ नहीं हुई। कॉन्फ्रेंस हमारी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा कामयाब रही। हर तरफ से लोग उसमें शिरकत के लिए आए थे, लेकिन कॉन्फ्रेंस की असली शान उसके सदर की वजह से थी। एड्रेस पढ़ा, तकरीरें हुई, सुनते रहे। बाज जवानों के जोश में मुस्कुरा देते थे, बाजों के साथ सिर हिला देते थे और बाज तकरीरें उनकी उम्मीद से ज़्यादा आज़ाद थीं। कांग्रेस के इजलास के ख़त्म पर पुरमजाक और छोटी सी तकरीर की। उसका खुलासा यह है, आप लोगों के जोश और तकरीरों से मालूम होता है कि अब शायरी, नाजुक ख्याली और बारीक बीनी का राज ख़त्म हुआ। अब तो ठोस ज़माना आया है। ठोस, इस ठोस पर बड़ा कहकहा पड़ा। अब तो हर चीज़ को ठोस की तरह बयान करना पड़ेगा। अब अगर लकड़ी का कुंदा हो तो उस पर शायरी नहीं हो सकेगी, उसको तो लकड़ी का कुंदा ही कहना पड़ेगा। और आज हमें यह भी मालूम हुआ कि अब हम बूढ़े हो गए हैं। इस बुढ़ापे में हमारी नज़रें उतनी तेज नहीं जितनी कि एक जवानी में थी, लेकिन फिर भी हम हिम्मत ना हारेंगे। ऐनक वैनक आप जवानों का हाथ पकड़कर चलते ही चलेंगे। यह थी प्रेमचंद की बुजुर्गी जो और किसी लेखक को नसीब नहीं। जवानों के ख्यालों का मजाक उड़ाना या उनके जोश को फिजूल ख्याल करके एक कोने में फेंक देना उनका काम नहीं था। नए ख्यालों के समझने और उसको मौजूदा ज़माने की ज़रूरत ख्याल करना वो अपना फ़र्ज समझते थे। खैर, यह उनकी विनम्रता थी। हम उनका हाथ पकड़कर उन्हें कहाँ ले जाते, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर वह चंद साल और ज़िंदा रह जाते तो उनकी कहानियाँ और उनके उपन्यास एक नया रंग लिए होते। उसकी कुछ मिसालें उनके पिछले कारनामों में मौजूद हैं। प्रेमचंद के आर्ट में एक बेमिसाल चीज़ ज़माने की तब्दीलियों का असर था। बूढ़ी काकी, सुबह अकबर, बाजार हुस्न लिखने का एक वक्त था। ज़माना बदला, कांग्रेस आई। राजनीतिक आंदोलन और संघर्ष के जो नक्शे प्रेमचंद के यहाँ मिलते हैं वह किसी के यहाँ नहीं। खद्दर और चरखा छोड़कर अब हिंदुस्तान की मांगें दूसरी हैं। आजकल के
जवान पिछले 10 साल के जवानों से फ़र्क है। इस तरह अगर आप आज प्रेमचंद होते तो उनकी कहानियाँ भी ज़माने के साथ बदलती रहती। प्रेमचंद ने हमारे प्रगतिशील लेखकों के बारे में कहा है कि आप लोगों की सोसाइटी ठीक उस वक्त पैदा हुई जबकि मुल्क में ऐसी अंजुमन की सख्त ज़रूरत थी। बहुत लोग आपके हम ख्याल हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में फैले हुए हैं। उनको इकट्ठा करने के लिए एक ऐसी अंजुमन दरकार थी। मसाला मौजूद है, बुनियाद की देर थी, वह अब आप लोगों ने रख दी और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सोसाइटी ज़रूर कामयाब होगी। जब कॉन्फ्रेंस के बाद मालूम हुआ कि मुंशी जी आज नहीं जाएंगे तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना न था। इन पिछले 2 दिन साथ रहने से हम में से कोई ऐसा ना था जिसको प्रेमचंद से मोहब्बत ना हो गई हो। और मुझे पूरा यकीन है कि वह भी हमें बहुत पसंद करने लगे थे, वरना वह एक पूरा दिन और अपनी खुशी से हमारे साथ क्यों गुजारते। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर हम सभी हैरान थे। उनका एड्रेस तो दया नारायण निगम साहब ने उसी वक्त ले लिया और साथ ही मुंशी जी को भी इजलास के साथ जिद करके अपने साथ ले गए। उन दोनों की मुलाकात बहुत पुरानी है। प्रेमचंद जी ने शुरू में अपनी चीज़ें ज़माना में ही लिखी थी। उन दोनों की छेड़छाड़ बहुत भली मालूम होती थी। दूसरे दिन तीसरे पहर को मुंशी जी चले गए और उनके जाते ही कॉन्फ्रेंस की फ़ज़ा ही नहीं रही। वह एक गहरा लेकिन प्यारा असर हम सब पर छोड़ गए थे। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।